स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हुए हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ता पार्टी बीजेपी जहां तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए पीएम मोदी ने जीत का दावा ठोक दिया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के सामने यह ऐलान कर दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लाएगी। लोकसभा में दिए पीएम मोदी के भाषण ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम के इस ऐलान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी जिस आत्मविश्वास से पीएम मोदी ने लोकसभा में तीसरी बार जीत का दावा ठोका, वो देखने लायक था। पीएम मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से पीएम मोदी बेफिक्र दिखाई दिए। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। मोदी ने विपक्ष पर खूब तंज कसा और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन आखिर वो क्या वजह है जिससे 2 बार लगातार सरकार में रहने के बाद भी पीएम मोदी को तीसरी बार भी सत्ता में लौटने का भरोसा है? आइए देखते हैं। मोदी के मास्टर स्ट्रोक: जन कल्याणकारी योजनाएं, मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल भारत, सशक्त विदेश नीति, राम मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी के मंदिर के ऐलान के बाद विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के दावों को खोखला बताया। अधीर ने अपने भाषण में क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ वो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 सीट से ज्यादा ला पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने ये ऐलान कर विपक्ष पर एक मानसिक दबाव जरूर बना दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष इस चुनौती को कैसे स्वीकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आकाश जाधव प्रवक्ता है कांग्रेस के, मुकेश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता, निपुण आलमबायन राजनीतिक विश्लेषक, वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं, आज चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है बीजेपी जो दावा ठोक रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एनडीए इस बार 400 पार। आकाश जी, मैं आपका रिएक्शन होगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी मुकेश जी से, क्योंकि ये सवाल उनके लिए है, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंस में है या इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए?
बिल्कुल जमीनी हकीकत है। जिस प्रकार से मोदी लहर, राम की लहर और तमाम केंद्रीय नीतियां जिससे पूरे देश को 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया गया, तमाम ऐसी नीतियां हैं। स्वच्छ भारत है, शौचालय का है और आयुष्मान भारत है। लगातार अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, साल 2014 में एनडीए ने 427 पे लड़ा और 282 में जीत गई बीजेपी ने, और 2019 में 436 पर लड़ा। अगर आप इजाफा करते हैं तो ये कई गुना सीट बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मोदी जी के खिलाफ, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। और दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है बिल्कुल बिखर चुका है। उनके अंदर जो अंतर्कलह है वो अब सबके जनता के सामने आ गई। तो उनका जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने 54-55 सीट ली थी जहाँ 400 से उतर करके, तो उनकी स्थिति और नाजुक होने वाली है। और मैं आपको एक और बता दूं, ये कहते हैं साउथ साउथ साउथ, साउथ में भी हमारी इनसे संख्या बल ज्यादा है। तो एक तो विपक्ष बिखरा हुआ है, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, अब आप ये देखिए कि हमारी जीडीपी विश्व में 7% है, जबकि 2 या 3% पे पूरी विश्व की जीडीपी बढ़ रही है। तो आर्थिक गति से प्रगति कर रहे हैं। कोई ऐसा रॉयट्स नहीं हुआ है, कोई ऐसा आप ये देखेंगे किस प्रकार से शांति हर प्रकार से है। और देश किस आर्थिक रूप से प्रगति करती देश देख रहा है कि अगर कोई विकास ला सकता है इस देश के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों के माध्यम से ही इस देश का विकास हो सकता है। और ये बिखरे हुए लोग हैं, आपस में इनमें कोई वो नहीं है। तो अगर मान लीजिए ठीक है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी विकास कर रही है जी। एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। अगर पब्लिक ये देख रही है कि आज ये इतने बिखरे हुए हैं और कल बाई द वे ये गवर्नमेंट में आ भी गए, तो इनके आपस में इतने अंतरकलह है, ये कैसे सरकार चलाएंगे? तो कॉन्फिडेंस लेवल पब्लिक का खत्म हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये प्रो इनकम्बेंसी डबल प्रो इनकम्बेंसी में जा रही है। और इस वजह से 400 पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आकाश जी, क्या विपक्ष को कमजोर समझा जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो बिखराव की स्थिति है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा है? क्या ये कहना चाह रही है बीजेपी? मोदी जी और भाजपा 400 पार नहीं, टोटल 443 भी बोल सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है ना ईसीआईएल, उसके अंदर किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से बीजेपी ने 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए, 19,000 हजारों ईवीएम मशीन गायब हुए गुजरात से। तो ये इसका मूल राज है। इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कोई भी दावा, मोदी जी हो या कितना भी बड़ा महात्मा गांधी भी होते, तो ऐसा दावा नहीं कर सकते। जिस ताकत से 400 पार का दावा कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो सवाल उठाया वो जायज सवाल है। अभी अभी चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर चुनाव हुए हैं, उसमें इलेक्शन प्रोसीडिंग ऑफिसर ने कितनी इलीगल तरीके से वो 8 वोट को खराब करके, जिस तरीके की नैतिकता इनके राजनीति में बची नहीं है, न ये कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, न लोकतंत्र को मान रहे हैं। ये कुछ भी गलत तरीके से इनको बाय हुक और क्रुक सत्ता चाहिए। और उसी लिए ये 400 पार, ये अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे ना कि प्रो कम्बेंसी है, प्रो कम्बेंसी नहीं भाई, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार एकदम पूरा डूब गया है। 100 रुपए देश के लोगों से लूट के उनको 10 रुपया दे के योजनाओं के माध्यम से भुलाने का काम कर रहे हैं। और 90% अपने जो उद्योगपति मित्र है उनके जी, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। सुनिए जी, यू एक बहुत इंग्लिश में अच्छी फ्रेज है, यू मेक पीपल फूल वंस, ट्वाइस नॉट ऑलवेज। हिंदुस्तान की जनता बार बार बेवकूफ बनने वाली नहीं है। मैं आपको बता देना जी, लेकिन जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं सर, उसमें ऐसा लग रहा है कि जनता को बेवकूफ बना दिया है मोदी मैजिक के नाम पर, मोदी के नाम पर। जी हेलो आकाश जी, लेकिन जनता को आपको नहीं लग रहा है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा चुकी है? विधानसभा के जो नतीजे आए, जो हमने देखा 4 राज्यों में नतीजे जो सामने निकल कर आए हैं, सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है देश में? देखिए, हिंदुस्तान में ये परसेप्शन का खेल खेला जा रहा है। जो भी राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है, मैं दावे से कह रहा हूँ मैडम कि अगर मोदी और शाह जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके मंच से कि आप ईवीएम, चलिए ठीक है सर। हिंदुस्तान में आप 2 डिजिट 40 पार नहीं कर सकते। 40, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं आपको दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है मनोज जी, क्या वाकई अब तैयार हो गया विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां ईवीएम सेट नहीं कर पाई बीजेपी?
देखिए जो हमारे पास तुरुप का पत्ता होता है उसकी चाल हम पहली नहीं चलते, हम्म। वो हम बिल्कुल अंतिम चीज के लिए इस्तेमाल का प्रयत्न करते हैं कि जब बिल्कुल अंतिम चाल हो हार जीत की उसमें इस्तेमाल किया जाए। जी। ठीक वैसे ही बीजेपी उन चीजों का भी इस्तेमाल करती है जहां पे अंतिम चाल होती है। मैं मान लेता हूँ बीजेपी नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी प्रो एंटी कन्वेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये भी मान लेता हूँ। मुकेश त्यागी जी मुझे थोड़ा सा दो बातों का जवाब दे देना, और बड़े मासूमियत वाले सवाल हैं। चुनाव आयोग के जो नियुक्ति है उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी कांग्रेस का तो है नहीं, वो तो निष्पक्ष संस्था है और वो न्याय के हिसाब से बात करती है। उन्होंने जो प्रक्रिया नियुक्त की थी चुनाव आयुक्त की, ईसी की, उसको आपने खत्म क्यों कर दिया? और ईडी में जो अपना संजय मिश्रा बैठाए हो, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद भी रिटायरमेंट, फिर भी बैठाए रखे हो ईडी में, क्यों? रिश्तेदार रखते हैं मोदी जी के फूफा के लड़के के बेटे या दामाद है क्या, इसलिए वो संजय मिश्रा को बैठा के रखे हो? और उत्तर प्रदेश में दुर्गा मिश्रा है, दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव, पता है आपको? मैं आपसे ये बात कहते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं कि वो बंदा 4 बार रिटायर हो चुका है, फिर भी इनको मैं गुनगुन जी ये बात कहता हूं कि बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल आतंकवादी संगठन में होते हैं, बीजेपी ने इस देश की संस्थाओं में स्लीपर सेल बैठा रखे हैं। किस लिए? बहुत बड़े नेता है नरेंद्र मोदी, तो हटाओ ना इनको। जो बात कह रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो बात हमारे नियम कानून कहते हैं उस पे आओ ना, तब तो नानी और नाना दोनों याद आने लगते हैं बीजेपी को। यानी कि तुम्हारा चंडीगढ़ मॉडल जो है, जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, वही तुम्हारी हकीकत है। कल्पना करके देख सकते हो कि ईवीएम में चलिए कितना ठीक है सर, गोलमाल आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पहले हाँ वंदना जी का मैं रुख कर लेती हूँ। वंदना जी, आप क्या मानती हैं, क्या वाकई मोदी मैजिक एक बार फिर से चलने लगा है? क्योंकि बीच में तो ये लग रहा था कि मोदी मैजिक कहीं गायब हो गया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या ये एक बार फिर से मोदी कमाल दिखाने वाले हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी? आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये मोदी मैजिक एक्चुअली कहीं चल नहीं रहा है। तो ये मोदी जी जो बीच बीच में जुमले छोड़ते हैं, ये जुमले छोड़ते इस वजह से हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मोदी का जादू तो खत्म हो गया है, तो ऐसी भविष्यवाणी देकर वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहे और उन सभी को ये लगे कि भाई मोदी का जादू चल रहा है। इस तरीके की जो भविष्यवाणी मोदी जी करते हैं, तो उसके पीछे कारण है। कारण सभी को पता है कि ये वैसे भी घमंडिया सरकार है, इन्हें कुछ भी हो रहा हो, इनको पता होगा कि हम क्या 400-500 मोदी से 600 भी बोल सकते हैं, जो जितनी सीटें भी ना हो। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरी भारत ने मेयर का, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन देख लिया, तो वोट चोरी करना, इस तरीके से टेम्पर करना, ईवीएम की बातें, तो मोदी जी की ऐसी भविष्यवाणी कोई बहुत बड़ी नहीं है। और यदि इतना ही मोदी जी को अपने 400 पार करने की क्षमता रखते हैं या इतना ही विश्वास है, तो ये विपक्ष पे छापे क्यों पड़वा रहे हैं? क्यों इंडिया अलायंस ब्लॉक के बाद सभी के जितने विपक्ष के लीडर हैं, सभी विपक्ष के लीडर के पास ईडी का समन आ रहा है? क्यों सारे नेता जेल में जा रहे हैं? यदि इतना ही मैजिक चल रहा है मोदी के चेहरे का, तो मोदी जी को तो आराम से बैठ जाना चाहिए। तो पूरे लगे हुए कि हमें 400 तो आ ही रहे हैं, हमें क्या करना विपक्ष के नेताओं को? ईडी के ऊपर अपना शासन चलाकर ईडी से छापे मरवा रहे हैं। सीएम के घर पे ऑफिसर्स बेच के 6 घंटे से वो ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। तो मेयर के आज सुप्रीम, हालांकि मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट के भी किसी ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना कानून को मानती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। तो आज सबने ये देख लिया कि किस प्रकार से, आपने भी देखा होगा कि जो एविडेंस भी पेश किए गए हैं तथाकथित शराब घोटाले में, उसमें भी सुप्रीम को भी किसी ऑर्डर को नहीं माना गया है। बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही कैटेगोरिक स्टेटमेंट है 2020 के रूलिंग के ऑर्डर पे, बावजूद उसके बिना वीडियो रिकॉर्डिंग, बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग के सबूत पेश करते हैं। और मेयर इलेक्शन तो आज पूरी भारत ने ही देख लिया कि किस तरीके से वोट टेम्पर किया गया। तभी सुप्रीम कोर्ट से भी टिप्पणी आई, चीफ जस्टिस की सभी ने टिप्पणी देखी है। तो मोदी जी के ऐसे स्टेटमेंट, यानी आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। ठीक है निपुण जी, आपको क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 400 पार कर जाएगा एनडीए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मुझे भी लगता है कि जिस प्रकार से आंकड़े, हालांकि 400 पार का दावा
एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन जिस प्रकार से राम लहर है या अर्थव्यवस्था की स्थिति है, या हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक इमेज बनी हुई है, वो सारे फैक्टर बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। और अभी 2-3 बातों की जैसे बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे, आपका स्लीपर सेल्स का जिक्र किया, मुझे बड़ा अटपटा शब्द लगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी भी पार्टी के लिए नहीं करना चाहिए। जो सपा के प्रवक्ता ने बड़ा मासूम सा प्रश्न किया स्लीपर सेल का, मैं भी उसी मासूमियत से पूछना चाहता हूँ कि स्लीपर सेल का अर्थ क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप जो बोल रहे हैं आपको जानकारी इस बात की कि आप बोल क्या गए। इस प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस, तो ये बात। दूसरा देखिए कि हम भाजपा की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, देखिए एक राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है। और आप देखेंगे लगातार राम मंदिर के मुद्दे के बाद से आप 23 जनवरी को देखिए, ममता जी का ऐलान देखिए, मान साहब का 23 जनवरी का ऐलान देखिए, नीतीश कुमार जी को देखिए, विपक्ष की जो एकजुटता का दावा था वो एकजुटता का दावा पूरा टूट चुका है। आप ये बताइए मुझे, पहले तो नीतीश कुमार आपके जुटकर अलग आ गए, और नीतीश कुमार केवल एक चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार वो चेहरा है जिसने सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था। वो ही हट गया, यानी कि जो चुंबक था वो चुंबक ही हट गया, फिर जुड़ा कैसे रहा। और फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी बंगाल के अंदर, और यहाँ तक छोड़िए आमने सामने हो गए। राहुल जी की जब यात्रा निकाली उन्होंने, जो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, बंगाल के कई इलाकों में निकलने नहीं दी उन्होंने। फिर मान साहब ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। और आप देखिए केजरीवाल जी कल हरियाणा में थे, जिंद में थे, और जिंद में क्या बोल रहे हैं कल वो कि हम हरियाणा में चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे। यानी कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव होगा तो जनता को तुम कंफ्यूज कर रहे हो कि जब तुम 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे हो, और बाद में फिर तुम एक दूसरे की टांग खिंचा के देखोगे। देखिए पहले की जनता अलग थी, आज जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आज केवल अखबार नहीं, टीवी नहीं, सोशल मीडिया भी है, यानी कि तमाम तरह की चीज़ों से जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत अवेयर है। और रही बात, अभी उन्होंने बात उठाई कि 2-3 अधिकारियों की बात की, संजय मिश्रा जी की बात की या और अधिकारी की बात की, उनको ईडी का, अगर ईडी का हम लोग पूरा चार्टर पढ़े, जो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे कोई अधिकारी अच्छे से काम करता है तो सरकार के पास ये शक्ति होती है कि उसको दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और भ्रष्टाचार जब 400 पार की बात हो रही है तो विपक्ष के ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई को आप ये मत ले कि हमारे ऊपर ही हो रही है, औरों के ऊपर क्यों नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि बीजेपी के सामने प्रश्न है कि बीजेपी के अंदर आने के बाद सभी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं मानता हूं इस बात को विपक्ष को उठाना चाहिए। लेकिन ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि तुम उसको पकड़ो फिर मुझे पकड़ो, ये तो कोई बात नहीं। तुम अपना बताओ ना कि तुमने कितना खाया, तुमने कितना किया। और दूसरी बात, हम थोड़ा सा उसमें लास्ट में 1-2 पॉइंट और बोल दूं। देखिए इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इकोनॉमी में आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, जहां पूरी दुनिया में कोविड के बाद मंदी छाई हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तरक्की कर रही है। आज भारत का जो फॉरेक्स है, जिसको हम फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, $600 बिलियन क्या है पार है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम बात करें कि हम सोशल सेक्टर में बात करें, देखिए बीजेपी की 2-3 चीजें, एक पूरा दावा, मैं मानता हूँ कि 400 एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन मुझे बड़ा दावा इसलिए नहीं लगता क्योंकि 2014 में जो स्थिति थी, बीजेपी जो चुनाव लड़ी थी 2014 में, अगर आप देखें तो बीजेपी जो पार्टी भी यानी कि लड़ी, वो 427 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 282 सीटें उसको मिली। और फिर हम 2019 में देखें तो 439 सीटों पे लड़ी, 303 आई। अगर बीजेपी इस बार ज़्यादा बढ़ा दे तो मुझे लगता है कि 370 की बात बीजेपी कर रही है और 400 बात जो बात कर रही है एनडीए की, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि 12% वोट प्रतिशत, क्योंकि मोदी जी का ये भी कहना है कि 50% एनालिसिस कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है, 400 नहीं लेकिन उससे कुछ कम तो आ ही जाएंगे। जी ठीक है। मुकेश जी, लगातार बीजेपी पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईडी की मदद से जो दूसरे दल हैं उन पर आप कार्रवाई करवाते हैं, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देते हैं, लेकिन जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर जितने केस चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है सर। हेलो जी, मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, अब बीच में थोड़ी कट गई थी। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको पहले बताऊं, ये बात है, मुझे ये बताइए, जब दिल्ली के मेयर का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त ये हुआ था कि एल्डरली मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट मेंबर्स वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर के बीजेपी ठीक है मेंटेन कर रहा था कि ये नॉमिनेटेड है, ये भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अंततः क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं दे सकते, और इसके बाद शालिनी जी का मेयर का अपॉइंटमेंट हुआ। तो अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में कुछ इनको गड़बड़ी लगती है तो कोर्ट में ऑलरेडी चले गए हैं। तो अगर कोर्ट की ये लोग तो कोर्ट को भी गाली देते हैं
कि कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इनको हर इंस्टीट्यूशन पर शक है और ये अपना जमाना भूल गए कांग्रेस वाले, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो एक केज पैरेट की तरह बिहेव करता है। इन्हीं के लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार सीबीआई के हलफनामे को उन्होंने लगातार उसको वो करेक्ट करते रहे। उनका कौन सा अधिकार क्षेत्र में था कि सीबीआई के हलफनामे को उसमें हस्तक्षेप करे? तो कांग्रेस वालों को अपना अतीत भूल जाते हैं। और जब मोदी जी के देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप ईवीएम के अलावा बिना उसके बैलेट बॉक्स से भी करा लीजिए, आप मोदी मशीन को नहीं खराब कर सकते। मोदी मशीन इतनी सशक्त है कि मोदी जी काफी आप लोग पीछे ही जाते जा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि जब से आप लोग मोदी जी आए 2014 में, मैं समझ सकता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी कांग्रेस के खिलाफ, तो उसकी वजह से आ गए। उसके बाद 2019 में उनकी संख्या 303 पहुंची। तो अगर ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ है तो इसमें आप लोग क्यों इतनी शक शुबा में कि 400 हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते? मोदी जी का इस प्रकार राष्ट्रीय जिस प्रकार उनकी वाहवाही हो रही है और कोई भी आप एक स्कैम उनके अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाए। आपने क्या किया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेके आए, क्या हुआ? अंतर्गत हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने क्या है रफेल के बारे में, मोदी जी ने कहा इन्होंने चौकीदार चोर है, क्या हुआ? माफी मांगी राहुल गांधी ने। आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए जिसमें आपने कोर्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से प्रूव कर दिया हो कि मोदी सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। एक भी आपके पास केस नहीं है। इधर उधर के केस 2-4 ला करके आप अपनी सफाई देते हैं और जनता के कोर्ट में आप विफल हो जाते हैं। जनता के कोर्ट में आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो आपका टेलीविजन में बैठ करके खुद भी बोलते रहिए, उसका असर जनता पे नहीं हो रहा। जो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अगर आपका सचमुच में अगर आपका प्रभाव है तो जनता जी, बड़ी बात यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी बात मनोज जी यहाँ पर ये दिख रही है कि बीजेपी को ये कहने का मौका मिल चुका है कि INDIA गठबंधन में एकता नहीं है। आप देखिए जब न्याय यात्रा जा रही थी राहुल गांधी की बंगाल, तो वहां पर साफ तौर पर मना कर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बात सामने आ रही है कि जो INDIA गठबंधन है वो एकजुट नहीं है और शायद यही वजह है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर ममता जी ने किसी बात का विरोध किया तो कांग्रेस ने उस विरोध को एक्सेप्ट कर लिया, उसका उल्लंघन तो नहीं किया ना। विरोध किया तो राहुल गांधी जी ने अपना आगे कार्यक्रम शुरू कर दिया। यानी कि लोग तो हैं साथ ही। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? नहीं, जब साथ है तो कम से कम इतना जी चलिए बताइए। रुक जाइए, ये कोई जरूरी नहीं सब कुछ ओपन करके रख दे और बीजेपी को मतलब ये तो है ही बास टाइप पार्टी, बात झप्पा मारने वाले। मैं अभी बात कह रहे थे कि ये स्लीपर सेल क्या होते हैं, अभी भी नहीं पाया। आप तो विश्लेषक महोदय हैं और नाम भी आपका निपुण है, तो आपको तो निपुण होना चाहिए, बता देना चाहिए। लेकिन स्लीपर सेल वो होते हैं, अरे अभी बता लेना, रुक जाओ, वो होते हैं जो कुछ भी करें लेकिन उसका उदाहरण बड़ा अच्छा दे। आपने कहा सीबीआई यूपीए की सरकार में तोते की तरह काम करती थी। तोता तो बोलता रहता है, टाएं टाएं जरूर बोलता है, लेकिन एक चीज और होती है, वो बाहुबली कटप्पा वाला नहीं डायलॉग था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो ये जो कटप्पा वाला जो इस वक्त डायरेक्टर बना के बैठा रखा है कि सही गलत का कोई निर्णय ही नहीं करेगा, वही जो मालिक। मनोज जी, स्लीपर सेल्स का तो बता दीजिए क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? वो नहीं बताया। चलिए ठीक है, जानेंगे स्लीपर सेल की क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर एक हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ये चर्चा जारी रहेगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज चर्चा हो रही है कि एनडीए का दावा 400 पार, आखिर कैसे 400 पार किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब रुक करेंगे हम आकाश जी का। आकाश जी, एक बात यहाँ पर ये भी देखने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में कह रहे थे कि एनडीए 400 पार, अब की बार 400 पार, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि एनडीए 400 पार जा सकती है। तो क्या माना जाए, क्या विश्वास हो गया आपको? देखिए, मेरे मित्र जो अभी राजनीतिक विश्लेषक जो बोल रहे थे ना, उनको मैं पहले जवाब देता हूँ, फिर आपका जवाब। वो बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की, मोदी सरकार की। आप अगर सही फैक्ट देश के सामने रखें ना, जीडीपी जो है इस देश का, जो पर कैपिटा इनकम से हम लोग गिने तो हम लोग, इंडिया की जो जीडीपी है वो 2644 है और इसका रैंक क्या है मालूम है आपको? 152। अगर पाकिस्तान की देखें तो 129 रैंक पे 6424 पर डॉलर है पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेश की 121 नंबर पे, श्रीलंका जो है वो 97 नंबर पे $14,405 पर कैपिटा इनकम। ये जो झूठे तथ्य, झूठे वादे, झूठे ये सब बातें रखते हैं ना भाजपा, ये अभी
देश को मूर्ख बनाने का काम नहीं करने वाले, देश बेवकूफ बनने वाला नहीं है मैडम इससे। मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, आज इन्फ्लेशन रेट क्या पता है आपको? 6.45%। ये अर्बन सेक्टर का है। अगर रूरल सेक्टर का देखा जाए तो 5.97। जो उसका गैप होता है 2.6 तक का, जो इन्फ्लेशन का एक सीपीआई के हिसाब से जो बनाया गया है, जो क्राइटेरिया है, उसको पार कर चुका है। ये कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है पूरी तरीके से। ठीक है, और निपुण जी ये से इसका हिंदुस्तान जवाब का आज लेंगे। हर एक आदमी आज फेस कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या लोगों पे हो नहीं रहा है, आने वाले चुनाव पे होगा भी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम जी, अगर फिर से 2024 में, खड़गे जी ने ये भी कहा था कि 2024 में फिर से झूठे तरीके से चीटिंग करके मोदी जी अगर सरकार बनाते हैं तो हिंदुस्तान में आने वाले समय में कोई चुनाव ही नहीं होंगे। हिंदुस्तान का लोकतंत्र नहीं तो पूरी जनता तरीके को से ये हिंदुस्तान का समझाने तरीका खत्म हो में, जाएगा। जी सर, जनता को ये समझाने में विपक्ष नाकामयाब हो रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर महंगाई दे रही है, बेरोजगारी दे रही है, फिर भी जनता बेवकूफ है, लगातार वोट किए जा रही है। जी सर, पहले निपुण जी आप आंसर जी, मैं दीजिए। एक बात कहूंगा, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी दावा है तो उसके पक्ष में जनता खड़ी होनी चाहिए। अगर भी कांग्रेस को लगता है कि महंगाई है, तमाम तरह की बातें हैं, तो वो आंदोलन छेड़े। वो फिर क्यों उस तरह की यात्राओं की कर रही है घोषणा, वो जनता को खड़ी करे। जैसा आप देखें 2013 में 2014 में बीजेपी जिस प्रकार से महंगाई का मुद्दा उठाई और महंगाई का मुद्दा उठा के पार्लियामेंट के सामने साइलेंडर लेकर बैठी, कांग्रेस क्यों नहीं बैठी? इसका मतलब जनता जानते हैं महंगाई कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, जो ये पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगर थोड़ा सा इकोनॉमी की जानकारी हो, भारत 140 करोड़ जनता का देश है। यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा क्या है कि अमीरी है या बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम हमारे जैसे डेवलपिंग देश के अंदर ये उचित नहीं होती। आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, हास्यप्रद बात है कि पाकिस्तान से तुलना करना, श्रीलंका से तुलना करना। आप किसी और राज्य की बात करते, किसी और देश की बात करते, आप मालदीव की बात करते, मान लेता, मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका कोई भी नहीं सुनेगा। आपको पता है अमेरिका का जो जीडीपी है कितनी? अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? अमेरिका की जनसंख्या कितनी है भाई साहब? अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? आपको जानकारी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पर कैपिटा इनकम कैसे तमाम कैलकुलेट आंकड़े हैं, ये तमाम आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी जनता को समझ नहीं आ रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ बन रही है। जी ठीक है, वंदना जी आपका रिएक्शन, आखिर क्या हो गया देश की जनता को? इतने तमाम आंकड़े हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद भी जनता को समझा पाने में विपक्ष नाकामयाब क्यों होता दिख रहा है? देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है, अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है। सिर्फ मोदी जी के कह देने से कि अब की बार 400 पार कुछ होने वाला नहीं है। ये अब की बार 400 पार नहीं, ये भारत में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार या भारत के जनता पे अत्याचार, ये सारा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले आज की डेट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। आज की डेट में जो बेरोजगारी है वो आज सबसे ज्यादा है। आज की डेट में किसान मर रहे हैं और अडानी और भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। तो ये पूरी जनता को दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता ने आंख बंद कर रखा है और मोदी जी के कहने से उनको इतनी सीटें आ गई है। यदि ऐसा होता तो हो सकता है कि मोदी जी ने ऐसा सोचा हो कि हम फिर से हर अक्रॉस द कंट्री हम लोटस अपना ऑपरेशन लोटस चला के कर लेंगे। या हम बात करें तो आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना भ्रष्टाचार है, हम बात करें तो हेमंत की ही बात कर लेते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन है और एक तरफ हेमंत विश्वकर्मा है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो ईडी पर दबाव होता है किसी भी पार्टी पे, इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। अजीत पवार से उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा तो डिप्टी सीएम बन गए, हेमंत विश्वकर्मा ने ज्वाइन करा तो सीएम बन गए। तो मोदी जी शायद आज भी यही सोच रहे हैं कि हम ये ईडी सीबीआई का जो अपना दबाव बनाकर दूसरी पार्टी अभी के भी नेता इनके पास आ जाएंगे और आकर ये अपना सरकार बनाएंगे। तो ये शायद गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि इतना इन्होंने डेटा दिया। यानी मोदी सरकार से आम आदमी भी परेशान है, आम आदमी पार्टी भी लगातार परेशानियों में घिरती हुई दिख रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अब आप देखो ना, अब पूरी देश हर परेशान है। ना तो ये इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, ना तो ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना तो ये गरीबी पे बात करते हैं, किसान मर रहे हैं उसके बात नहीं करते। बात किससे करते हैं? तो ईडी का सबल इनके पास आ गया, सीबीआई। अच्छा, जनता को ये सब समझ में नहीं आ रहा है। आप जनता परेशान है। ये आंकड़े कहाँ से? यानी कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए लोगों को समझाने की या आंदोलन करने की, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मनोज जी आपका रिएक्शन। देखिए गीतू जी, बड़ी अच्छी बात कही हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने। और
हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, हमें तो ज्ञान बता दिया, लेकिन जो है चंडीगढ़ वो तो खुली आंखों से दिख रहा है ना। दो शब्द उसके लिए भी बोल दीजिए। मतलब विपक्ष के पार्षद इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनके 8 वोट इनवैलिड हो गए, और एक बैठा था तो कैमरे में पेन चला रहा था। इसी को कहते हैं मोदी मॉडल, इसी को कहते हैं बेईमानी मॉडल, इसी को कहते हैं आरएसएस मॉडल। ये भ्रष्टाचारी, डकैत, चोर और लोकतंत्र का हरण करने वाला दल। और कहेंगे मोदी मोदी मोदी, मोदी नहीं हो गए, भगवान हो गए। आओ ना, हटाओ संजय मिश्रा को, हटाओ ना। पता है स्लीपर सेल क्यों बोला था? अपने आका के आदेश का इंतजार करता है संस्था पे बैठ के। आका क्या आदेश देंगे? अगर कोई आईएएस जाए, फ्रेश भर्ती होके जाएगा, अगर ईडी का बनेगा चेयरमैन, तो उस आदमी को अपनी डर रहेगा। मुकेश जी, यहाँ तो आका बैठे हैं ना स्लीपर सेल के रूप में, पॉलिटिकल। निपुण जी आपके पास भी आऊंगी। मुकेश जी आपसे जवाब चाहूंगी इस सवाल का। मनोज जी ने बड़े हास्यास्पद तरीके से मोदी मोदी जी क्या, आपके प्रधानमंत्री हैं, इतना ज्यादा मत घबराइए, सुन लीजिए, इतना मत घबराइए कि नहीं हो क्या मुकेश त्यागी कोई अमर नहीं हो क्या, सबको जाना है। चलिए ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। हमेशा नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी। मैंने आपकी बात बहुत जी ठीक है सर, अभी भी पड़ेगा। ठीक है मनोज जी, मुकेश जी को बोलने दीजिए सर। बेईमान, चोर, डकैत, लोकतंत्र का हरण करने वाले रावण। एक एक करके अपनी बात रखिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। अरे बिल्कुल गीतू जी, मैं बिल्कुल एक एक करके ही बात कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र का हरण बात तो करने दीजिए मनोज जी। जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखो मूर्त वैसी, आपको वही रावण के अंदर चरित्र, रावण को भी राम समझने लगे क्या? चरित्र दिखाई दे रहा है आपको, आपकी भावना रावण को राम समझने की हो गई क्या? जब बात है भाई, वो है कि यही लोकतंत्र का हरण करने वाले रावण को राम समझ रहे हैं। इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ भाई। मनोज जी बोलने दीजिए, गलत बात चलिए ठीक है, हमको थोड़ा सा कम सुनाया करिए। आपकी शिकस्त बहुत नजदीक है, 2024 में पता लग जाएगी आप कहाँ खड़े हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुजरात तक भेज के आएंगे दौड़ा के, सुन तो लीजिए, गुजरात तक भेजने जाएंगे, परेशान मत होना। सुन तो लीजिए मनोज जी, सुन तो लीजिए, गुजरात तक छोड़ के आएंगे। इतने मत दुखी भैया, इतने मत दुखी होइए, पोरबंदर तक, शांत हो पोरबंदर तक परेशान मत हो। पोरबंदर में आप ही का विसर्जन होगा बहुत जल्दी, चिंता मत, परेशान बिल्कुल मत होना, वहीं तक छोड़ के आएंगे अफीमचियों को। आप इतने दुखी मत होइए, क्योंकि आपकी स्थिति नहीं होते अफीमची, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मनोज जी, गुजरात का पुराना। चलिए ठीक है मनोज जी, एक बार सुन लेते हैं मुकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं। इनको क्या सुने, ये तो बेईमान लोग हैं, लोकतंत्र का हरण करने वाले लोग हैं। वो ये सुनेंगे नहीं, इनका तो जाकर और चंडीगढ़ मॉडल कैसे हो आप लोग? अरे बोलने तो दीजिए भैया सर, एक बार सुन लीजिए, मुकेश जी अपनी बात रख रहे हैं। रावण और चंडीगढ़ मॉडल ठीक है आप लोग, चंडीगढ़ मॉडल, और आप तो बात है भाई, कितना गर्व महसूस कर रहे हो उस रावण के ऊपर, इतना गर्व महसूस कर रहे हो। अरे दुखी मत होइए मनोज जी, रावण के ऊपर इतना गर्व कर रहे हो जिस रावण ने लूट लिया रावण कैसे कह सकते लोकतंत्र को, संविधान को आपके राहुल लूट गांधी लिया, क्या है? उस पर इतना गर्व है। अरे इतना आपके राहुल गर्व गांधी है। राम थे क्या? नहीं, आपके राहुल गांधी राम कह रहा हूँ राम, मैं तो किसी को राम नहीं कह रहा हूँ। वो तो पेट पे छोटे हुए हैं, गनीमत तो मिली तो जेल के अंदर नहीं गए। किसके बारे में बात करें, किसके बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल बोलना व्यक्ति है आप क्या नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है। मैं समझ में टीवी पे आपको बुला कैसे लिया, आपका तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं बात करने की। चलिए ठीक है सर, आप बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। चोर को चोर ना कहूं, डकैत को डकैत कहूं, लुटेरे को लुटेरा ना कहूं, तो क्या कहूं? पढ़ लिख करके आइए, थोड़ा सा अपने अंदर बिना पढ़े लिखे बोलने चले आते हैं। कोई आपको नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। किसी अच्छे स्कूल में पढ़िए जा करके, तब आप ज्ञान अर्जन करिए। अभी आप ज्ञान अपना अर्जन नहीं किया, क्यों बोल रहा था? अरे ये बोलने से, अरे चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है। निपुण जी आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। ठीक है सर, ठीक है सर। मनोज जी, मुकेश जी, पोरबंदर का पानी पीजिए आप। ठीक है सर। अरे सर ऐसे कोई डिबेट नहीं हो पाएगा सर, प्लीज। मनोज जी, मनोज जी देखिए मनोज जी आप मौका दे रहे हैं ना सर। मनोज जी, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बनती है INDIA गठबंधन में, आप ये मौका दे रहे हैं बीजेपी को, स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती है तो बीजेपी तो बोलेगी ही, बताइए ना सर। अलायंस में सब कुछ अच्छा है,
इंडिया अलायंस में सब नहीं, कुछ बहुत अच्छा अच्छी है। बात है कि आप नीतीश इसे कुमार जी चले गए, फील गुड नीतीश फैक्टर कुमार के जी को तौर कोई पर डर आप ले रहा रहे हैं होगा, कि सब कुछ बहुत उनकी अच्छा पार्टी है। ईडी चुप के हो डर जाओ। से नीतीश टूट रही कुमार होगी। हट गए हैं, ममता बनर्जी अरे का यार, एक लोच चला शुरू हो गया है सर। सभी लेकिन लोग एक अरे साथ अज्ञानी हैं। व्यक्ति चलिए चुप ठीक हो है, जाओ। आपके लिए ये खुशफहमी बहुत अरे अच्छी है कि अज्ञानी सब कुछ व्यक्ति को बहुत चुप बढ़िया है। कराइए, मुझे बोलने ठीक ही है, नहीं दिया। ठीक है सर, अरे चलिए मुझे ठीक है। बोलने तो मुकेश जी, दीजिए। मुकेश जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए, जल्दी मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि अगर इनको ईडी पे भी शक है, संविधान पे भी शक है, सुप्रीम कोर्ट पे भी शक है, तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वॉकआउट कर जाइए। क्यों है यात्रा वात्रा करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो हर एक अरे चीज पे हम शक है। कोई अंग्रेजों के और सामने पेंशन लेने अरे तो वाले और क्या? भारतीय नहीं हैं। अरे आप कुछ कर तो सकते हाँ, नहीं। अंग्रेजों की अज्ञान गुलामी आप करने पलट- वाले लोग थोड़ी नहीं है। अज्ञान जब की अंग्रेजों से हम लड़ पराकाष्ठा गए क्यों? थे तो आपसे अरे लड़ने में कहाँ कितनी लड़े देर थे आप? लगेगी? अंग्रेजों से लड़े अरे थे। वो आपने अपने तो देश पूर्वजों का से पट्टा सीखो। बिठाया है। माय लॉर्ड, इस देश का माय इसका गॉड, देश का माय पट्टा लॉर्ड, बिठाने माय में गॉड कांग्रेस का थे। हाथ है। हाँ, जाके कांग्रेस उनसे का हाथ सीखो है। जो कांग्रेस भारत का हाथ है छोड़ो पट्टा बिठाने में आंदोलन देश कुछ का। कर रहे थे, जो अंग्रेजों अरे को नहीं भगा कांग्रेस- पाए थे, अब उनकी पीढ़ी से अरे नहीं आते हैं। कांग्रेस ने हाँ। देश का पट्टा बैठा दिया। अब आप क्या बैठा दिया? अरे 60 अरे रुपए नहीं आ गया। ठेकेदारी बंद करिए। आप कोई ठेकेदारी का काम वाली शुरू कीजिए। पार्टी, अच्छे हाँ, ठेकेदार याद है ना? बनेंगे आप। हाँ, अंग्रेज काफी ठेका लेके। वाली पार्टी, उनके अरे चरण चुंबक आप कोई- करने वाली पार्टी, मनोज जी, हमें आप ना ज्ञान ठेकेदारी दे। का काम क्यों नहीं हम शुरू लड़ेंगे, करते? बराबर प्रवक्ता के लड़ेंगे, लायक है नहीं। आपसे ही अरे आप लड़ेंगे। ठेकेदारी का काम शुरू करिए। ठेकेदारी का आप प्रवक्ता के लायक नहीं है। जो लोकतंत्र का ठेकेदारी चीर करिए। हरण और हरण कर रहे हैं, उनसे ही लड़ेंगे, खा के बराबर आप लड़ेंगे। लोगों की बिल्कुल स्कूल मत का ये परेशान हो होना। गई है। अरे कमीशन खा खा वो के कह रहे कि आप लोग बैठ स्कूल हो के गए। हमको ऐसे ही जीत जाने दो, अरे इतने बस- मासूम बस मत बनो। इनको कुछ पानी पिलाइए। पानी पानी चलिए, ठीक है सर। बता रहे हो कि हम बहुत ऐसे व्यतीत कर है। देंगे। गजब ठीक बात है, है। ठीक है। मनोज जी आप अरे चलिए। पानी पीजिए। आप थोड़ा रावण पानी पी के क्या है? शांत हो जाइए। रावण मनोज जी, रावण सुन तो करके- लीजिए। करके- मनोज रावण जी, करके- आपके सामने आपका इतना बड़ा पार्टी- दुश्मन है, सुन तो लीजिए। कहाँ पर इस दुश्मन को चोट पहुंचानी है? तो अपनी बात बताएं, अपनी बात बताएं। हमें ज्ञान देंगे तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। आपको तो देश चलिए मुकेश जी, आप अपनी बात रखिए। क्या कमजोरी है चार आईएनडीआई पुस्तक गठबंधन त्यागी नहीं, की? औकात नहीं उनकी जो हमको देश से निकाला देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है सर, औकात ठीक में है, रहना। ठीक है। निपुण जी, से आए हुए लोग। निपुण जी का मैं रुक कर रही हूँ। हाँ। प्लीज थोड़ी देर के लिए DNA शांत हो जांच जाइए करा मनोज के जी, मुकेश कहाँ पे मिलेगा जी। DNA? हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। निपुण जी, निपुण जी, क्या लग रहा है? क्या ये बौखलाहट है? क्या है आखिर रणनीति क्यों नहीं बन पा रही है आईएनडीआई गठबंधन की तरफ से? और शायद यही जो एक बड़ी खामी है वो बीजेपी को जीत का मौका दे रही है। बिल्कुल देखिए क्या ना कि अभी कितनी ऐसी डिबेट चल रही थी। पहले मनोज जी ने, मतलब मैं थोड़ा सा आपत्ति व्यक्त करूंगा। सर ठीक है पहले मुकेश स्लीपर जी, सेल्स मुकेश जी बात सुन लेते हैं निपुण जी की। ठीक है मनोज एक जी, तो मुकेश स्लीपर जी, सेल आपसे का रिक्वेस्ट पहले है वर्ड सर, यूज प्लीज किया, थोड़ी फिर देर के लिए रावण शांत वर्ड हो का यूज जाइए। किया। निपुण जी अपनी बात और रही रखें। बात चंडीगढ़ मॉडल की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और वो टिप्पणी देखिए अभी मैं पूर्ण रूप से नहीं मान सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो हम इस बात को मान लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टता बिल्कुल लग रहा है कि पहली नजर में हम देखें तो बीजेपी ने गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानने को तैयार, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप इस मॉडल को उठाएं, इस बात को उठाएं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि छोटी दिवाली को दिवाली बनाने की बजाय दिवाली का वेट कर लो। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है तब कर लेना। और दूसरा मनोज जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, डिबेट इतनी अच्छी चल रही थी, हम सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। आपने दो शब्दों का बहुत गलत यूज किया, पहले स्लीपर सेल्स और फिर रावण शब्द का। अगर रावण की बात कहेंगे फिर कार सेवक को गोली की बात भी आ जाएगी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छी डिबेट चल सकती है, तथ्यों में बात आ सकती है। ऐसी बातें मत कीजिए जो हमको भी आपत्ति हो कि आप रावण कहें या स्लीपर सेल्स कहें, किसी के लिए भी मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। दरवाजे बंद हो गए क्या? थोड़ा सम्मानित शब्दों का प्रयोग कीजिए ना। रावण को आप जानते हैं रावण किसको कहा जाता है? रावण किसको कहा जाता है? जो राम को मारने की कोशिश करता है उसको रावण कहा जाता है। तो मनोज जी, आप स्वीकार कीजिए कि कार सेवक को गोली चलवाकर आपने किया था। ऐसे बोलेंगे तो फिर दूसरी ओर से प्रतिक्रिया होगी। और निपुण जी, देश का कानून अंधा है क्या? देखिए अब ये लालू जी वाला था। ए निपुण जी, ये क्या होता है भाई? इसी भाषा में मैं आपसे बात करूं? अंधा है क्या? तुम हो सपा के प्रवक्ता मनोज जी और बात करो लालू यादव जैसे। ए निपुण जी, ये क्या होता है? निपुण जी, ए निपुण जी क्या होता है? व्हाट इज ए निपुण जी? तमीज से बात करेंगे, मैं भी तमीज से बात करूंगा भाई। ए मनोज जी, ए मनोज जी, कहाँ मनोज जी? ठीक है सर, ठीक अपनी है, बात कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। तमीज से बात कीजिए, तरीके से बात देखिए कीजिए। सब कैसा ज्ञान है तुम्हें? कैसा ज्ञान देखिए। ज्ञान दे रहा हूँ आपको मैं। आपको अज्ञान सभी की बात कर सम्मानित रहे हो। शब्दों का इस्तेमाल करिए, ये रिक्वेस्ट है। ये डिबेट चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर मैं इतने नहीं कर रहा आरोप हूं, न आप कर लगाए। रहे हैं मनोज जी। आपने शुरुआत में भाषा की देखा, मर्यादा का आप ध्यान रखें सभी। सुनेंगे तो नहीं ना।
भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, रिक्वेस्ट है सभी से, तभी चर्चा हो पाएगी। नहीं है कि हम गुंडागर्दी करेंगे, ठीक है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 शब्दों में आपत्ति जताई, आपको सॉरी बोल के बात खत्म हो जानी थी। मैंने कहा हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चलिए ठीक है, यूज करे या ठीक है मनोज जी, नहीं होना चाहिए। मनोज जी, आप शब्दों का चयन ठीक नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, एनपुंजी कर रहे हैं। मनोज जी, रावण कौन है? रावण कौन है? नहीं हो सकते, कुछ भी बोल देंगे आप, कुछ भी बोल देंगे आप, चिल्ला चिल्ला कुछ बोल देंगे। आपसे तेज बोल सकता हूँ, आपसे तेज बोल सकता हूँ, 1000 गुना तेज बोल सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। गुंडागर्दी कर सकते हो, गुंडागर्दी करनी आती है। औकात में रह के बात करना। चलिए ठीक है सर, ठीक है मनोज जी, मनोज जी, आकाश जी, मुकेश जी, निपुण जी, आप सभी प्लीज, ये आप ही बोल सकते हो। जी ठीक है, ठीक है मनोज जी, अज्ञानी व्यक्ति का फीडर डाउन करिए। मनोज जी, मुकेश जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मुकेश जी, ठीक है सर, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मर्यादा में इस डिबेट को करें, कोई किसी के लिए अपशब्द नहीं कहेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। सर मुकेश जी प्लीज, सभी मेहमान हैं हमारे इस चर्चा में, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी, क्या इसी तरह से अब ये चलता रहेगा? जो न्याय यात्रा है वो लगातार पूरे देश में घूम रही है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या करेगी कांग्रेस आगे? जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। पहले मैं आकाश जी का सर, आकाश जी का रिएक्शन में ले लेती हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज अभी रुकिएगा सर, सभी हमारे गेस्ट हैं, सभी सम्मानित गेस्ट हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। ठीक है आकाश जी, देखिए सर प्लीज, पार्टी जो है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से बनी हुई, जन आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस देश के जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जिस तरीके का लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान की यहाँ पर पायमल्ली हो रही है, इस सभी मुद्दों को लेकर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई लोगों को वचन देने का काम राहुल गांधी जी करने वाले हैं। तो ये जो न्याय यात्रा निकली है 6200 किलोमीटर की, और इसके पहले जो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, ये हिंदुस्तान को जागरूक करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान, इस देश का, कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी देश का दूसरा स्वतंत्र संग्राम लड़ने जा रही है। 2024 की लड़ाई ये कांग्रेस हिंदुस्तान का दूसरा स्वतंत्र संग्राम लड़ने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर 2024 में फिर से ये लोग अगर गलत तरीके से जीतने में ये हो गए, तो इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश के हर नागरिक का आजादी, इस देश के हर नागरिक का हक खत्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है। ठीक है, कहीं चाइना ना बन जाए, कहीं रशिया ना बन जाए। ठीक है सर, ठीक है वंदना जी, ठीक है सर, आकाश जी, ठीक है। वंदना जी, आप क्या मानती हैं, क्योंकि INDIA गठबंधन अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, विपक्ष के तौर पर खड़ा होता है, तो ये मोदी मैजिक को कम किया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या अब रणनीति में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आप भी INDIA का हिस्सा है? देखिए, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, वो डर ही इंडिया की वजह से है। क्योंकि जिस समय से इंडिया गठबंधन अनाउंस हुआ है, उसके बाद से जो बीजेपी का रुख है, जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है, अन्य सभी जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो CM भी क्यों ना हो, उनके ऊपर ईडी के छापे डलवाने या विभिन्न प्रकार से जिस तरीके से पार्टियों के ऊपर ईडी के अलावा भी कुछ और बोलिए, दूसरी पार्टी पे ये काम कर रहे हैं। तो अब ये बात कि पूरा देश देख रहा है कि ऐसा नहीं है, और जो इंडिया की बातें ये कर रहे हैं। नहीं तो वंदना जी, ये बात ना बीजेपी के फेवर में नहीं जाएगी। अगर ईडी आपके ऊपर कार्रवाई करती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करती है और वो पाक साफ निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कार्रवाई बीजेपी के उलट ही जाएगी, है ना? यदि इंडिया गठबंधन का डर ना हो भारतीय जनता पार्टी को, तो इतनी सारे पीस कर क्यों रहे हैं? पर गठबंधन को भी एकजुटता दिखानी चाहिए ना, ये जो बातें है ना वंदना जी? हाँ, नहीं, गठबंधन को भी एकजुटता दिखानी चाहिए। ममता बनर्जी कहती है 1 लाख चलो, चर्चा का विषय है। अभी तो सीट शेयरिंग हुई कहाँ है? अभी तो कब होगी? समय तो बचा नहीं है वंदना जी।
अभी तो बहुत जल्दी है इस बारे में टिप्पणी करने की, बहुत जल्दी है। अभी तो इस पे चर्चा हो रही है और इस विषय पे इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ बाहर जी आएगी। बिल्कुल। और देखिए वंदना जी, ऐसे करते करते नीतीश कुमार निकल लिया एनडीए की तरफ। देखिए नीतीश कुमार निकलिए तो इसका नुकसान नीतीश कुमार का ही है, नीतीश कुमार का ही नुकसान है इस चीज के अंदर। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन पे आप इतनी देर कोई भी किसी भी आप परिणाम पे नहीं पहुंच सकते। अभी तो चर्चा चल रही है। अभी इस बारे में इस अर्ली स्टेज पे ये बोल देना कि हाँ इंडिया गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन में समस्या है, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है। और इस स्टेज पे मोदी जी यदि अपनी भविष्यवाणी दिखा रहे हैं तो मोदी जी भविष्यवाणी दिखा इस वजह से रहे नहीं, शायद वो इसलिए अपने भविष्यवाणी दिखा पाने में सक्षम हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो विपक्ष है वो बेहद कमजोर हो चला है, टूट गया है, बिखर चुका है। ये वजह हो सकती है। सही मायने में मोदी जी 2024 का प्रावधान कर रहे हैं, ज्योतिष बनने वाले परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा। तो अभी तो ये चर्चा का विषय है। अभी तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आएगी, तो बहुत अर्ली स्टेज है इस पे कमेंट करना। निपुण जी, मोदी जी 2024 के बाद भविष्यवाणी करने वाले, ज्योतिष का ही पेशा अपनाने वाले। अच्छा ठीक है। निपुण जी क्या माना जाए? वजह तो आप ही दे रहे हैं, बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, जो आपके आंदोलन चल रहे हैं जनता कन्विंस नहीं हो पा रही है, विधानसभा के चुनाव के नतीजे जो हमने देखे, या फिर जनता कंफ्यूज है, ऑप्शन नहीं है उनके पास, कहाँ जाए, विपक्ष है कहाँ, किसको वोट करें? एक स्वतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है विपक्ष की मजबूती होना। लेकिन विपक्ष जब तक इस मजबूती को दिखाएगा नहीं, अभी प्रवक्ता कह रही थी आम आदमी पार्टी की कि अभी सीट सेलिंग नहीं हुई है, फरवरी चल रहा है, अप्रैल में आपका चुनाव शुरू हो जाएंगे, 1 महीना बीच में है, कब करेंगे आप शेयरिंग? नीतीश कुमार जी आपसे निकल चुके, 23 जनवरी को ममता बनर्जी, मान साहब दोनों घोषणा कर चुके हैं, केजरीवाल जी खुद एनडीए गठबंधन के साथ में प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। कल हरियाणा में क्या बोल रहे थे जिनमें कि हम हरियाणा में चुनाव एक साथ नहीं लड़ेंगे बल्कि अकेले लड़ेंगे, और सीधा टारगेट कर रहे थे कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे ये पार्टी रही हो चाहे वो पार्टी रही हो, सबने हरियाणा को लूटा। आप कैसे जनता को कन्विंस करेंगे? और दूसरी बात आप देखें कि जो हम और बात करते हैं, मैं जानकारी जो सूत्रों से आ रही खबरें, हालांकि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन अकाली भी शायद हो सकता है बीजेपी के साथ में आ जाए। तो जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जोड़ रही है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद होता है सत्ता में आना, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पार्टी प्रयास कर रही है, उसी के लिए प्रयास कर रही है। आप बताइए कि आपका मॉडल क्या है, जनता के सामने आप क्या लेके जा रहे हैं बातों को? आप महंगाई का मुद्दा बना रहे हैं, उसको लेकर आप सड़कों पर बैठते नहीं है, आप सड़कों पर जा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको जनता के साथ नहीं खड़ी है। तो आंदोलन जब तक नहीं होगा, बीजेपी कम से कम आंदोलन करना जानती तो है, कायदे से करती है आंदोलन को, अपनी बात को फ्रंट फुट पे आके खेलती है। वो भी से 400 का दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 400 का दावा नहीं आएगा। आपको कहना चाहिए कि हम लाएंगे 400, हम लाएंगे 300, इस तरह के दावे करने चाहिए। उनको आकाश जी, जनता चाहती है उन्हें ऑप्शन दिया जाए, हमें अगर मोदी को वोट नहीं करना है, बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, दूसरा कौन है, हमें ऑप्शन दीजिए, ये जनता कह रही है। मैंने निपुण जी को बता दूं कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, आंदोलन नहीं है तो क्या है? जिस तरीके से लाखों का मजमा उनके साथ जुड़ रहा है, एक एक स्टेट में जा रहे हैं, तो ये जन आंदोलन नहीं है तो क्या है? आप किस बात की कर रहे हैं? आपको कोई जन आंदोलन, कोई नैतिकता बची है? कोई चीज मायने रखती है? जो झूठ पूरी तरीके से, एक तरीके से गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चला रहे हैं, हर चीज को टूल बना के अपना रहे हैं, हुकुमशाह से भी बदतर हालत होगी। ब्रिटिश राज भी आपसे अच्छा था विपुल जी, मोदी सरकार से अच्छा ब्रिटिश राज भी था। कम से कम बात रखने की वहां तवज्जो थी। यहाँ पर हर यंत्रणा को, हर देखिए आपका जो मीडिया तंत्र है, जो चौथा स्तंभ है संविधान का, उसको भी पूरी तरीके से खोखला बना दिया गया। ठीक है, ऐसा ही लगता है सर, ऐसा ही लगता है जब सत्ता जिसकी होती है वो मीडिया को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर लेता है, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।